जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। तो यातना और पीड़ा में से ही मनुष्य को आगे चलने की दृष्टि प्राप्त होती है। जाके पाँव फटे न बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, ये उसी का एक उदाहरण है। मित्रों, शेखर ईमानदार है, प्रामाणिक है, और ईमानदार होने के साथ साथ उसमें तटस्थता का भाव भी है। इसीलिए अपने जीवन की जो कथा है, अंतर कथा है, उसे वो मैं के रूप में न कहकर, मैं के रूप में प्रस्तुत न करके वह के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो चीज़ों को तटस्थता से देखने की जो दृष्टि अज्ञेय में है, वही दृष्टि हमको शेखर में भी देखने को मिलती है। हिंदी का ये एक पहला उपन्यास है जो जीवनी की शैली में लिखा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा की शैली में लिखा गया उपन्यास है, और शेखर एक जीवनी की शैली में लिखा गया एक आधुनिक उपन्यास है। सर, यहाँ पर वो थोड़ा सा वो ये जैनेंद्र के उपन्यास जो हैं वो त्याग, वो भी इसी शैली में जो है। हमारे यहाँ मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण की एक नई चीज़ लेकर सबसे पहले जैनेंद्र जी आए, इलाचंद्र जोशी आए, और फिर अज्ञेय आए। जैनेंद्र भी यही कहते हैं कि जो बाहर घटित होता है वह तो केवल अंतर में जो चल रहा है उसी का प्रकाशन है, उसी का प्रमाण है। और इसलिए या सुखदा उपन्यास हो, या त्यागपत्र हो, या सुनीता हो, या विवर्त हो, या कल्याणी हो, जैनेंद्र जी अंतर मन में चलने वाले ड्रामा को, अंतर मन में चलने वाले व्यापार को बड़ी सूक्ष्मता के साथ हिंदी उपन्यास में लेकर आते हैं। और इसीलिए एक सामाजिक उपन्यासों के बाद एक मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की एक पूरी परंपरा हमारे सामने खड़ी होती है। शेखर कहाँ बैठा है? काल कोठरी में बैठा है शेखर, और मृत्यु के साए में जी रहा है। अपने अतीत पर नज़र दौड़ाता है, अपने भूतकाल पर नज़र दौड़ाता है। तो सबसे पहले उसके सामने आती है शशि। शशि इस उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। शेखर याद करता है पुरानी घटनाओं को, बचपन की घटनाओं को, और कहता है सबसे पहले शशि तुम। शशि के साथ ही उपन्यास की शुरुआत होती है, और शशि की अंतिम विदा के साथ ही उपन्यास का अंत होता है। उपन्यास के दोनों जो छोर हैं, जो दोनों प्रारंभ और अंतिम बिंदु हैं, उसमें शशि जो है वो महत्व का पात्र है। उपन्यास फांसी पर चिंतन से आरंभ होता है, और शायद इसकी कथा फांसी के बाद पूरी होती होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। एक बड़ी महत्व की बात यह है कि शेखर के निर्माण में अनेक स्त्रियों का, युवतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शशि, सरस्वती, शारदा, शीला आदि अनेक स्त्रियां शेखर के जीवन में आती हैं, और उनके जीवन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान वो देती हैं। मित्रों, देखिए ये सारे नाम जो हैं एस पर शुरू होते हैं। वही मैं कहना चाहता था कि ये सारे नाम जो हैं, शशि हैं, सरस्वती, सब सा शेखर, तो इसका क्या कोई विशेष प्रयोजन है? ये सर, वो शेखर जो है वो जब एस शब्द कहीं देखता है तो उसको तुरंत उसके अंतर मन में इन पात्रों के बारे में कुछ न कुछ चिंतन या विचार चलने लगता है। इसलिए एस जो शब्द है, अक्षर है, वह शेखर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो शेखर के निर्माण में अनेक युवतियों का योगदान रहा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान वह शशि का है। देखिए, अज्ञेय जी, शशि, सरस्वती, ये शेखर की बहनें हैं। इसमें से एक मौसेरी बहन है, लेकिन बहनों के प्रति शेखर के मन में जो यौन आकर्षण है, उसकी बात सबसे पहले अज्ञेय जी हमारे सामने लेकर आते हैं। ये कौन सा समय है शेखर के जीवन का? ये शैशव का अंत और यौवन का आरंभ। वयः संधि के समय में मन में स्त्री कोई भी हो, उसके प्रति
एक सहज आकर्षण पैदा होना, इसको मनोविज्ञान स्वीकार करता है। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, नैतिक मूल्यों के संदर्भ में, चाहे हम उसे स्वीकार करें न करें, ये और बात है। शेखर यह भी बतलाता है कि वो शैशव की अवस्था में समलैंगिक संबंधों के प्रति भी आकर्षित हुआ था। हिंदी उपन्यास में इससे पहले इस प्रकार की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती, और इसी अर्थ में अज्ञे जी परंपरा विरोधी हैं। इसी अर्थ में जो शेखर है वो परंपराओं से हटकर एक नया रूप लेकर हमारे सामने आता है। पूरी कथा जो है वो शेखर के अंदर चल रही है, बाहर कुछ नहीं है, काल कोठरी है, अंधकार है शायद। और ये अज्ञे का कलाकार जो स्वयं एक क्रांतिकारी है, एक परंपरा भंजक है, वही अज्ञे का व्यक्तित्व हमें शेखर में संक्रांत होते हुए दिखाई देता है। एक प्रकार से शेखर अज्ञे का कहीं न कहीं एक प्रतिरूप है, ऐसा हमें जरूर लगता है। लेखक ने इस क्रांतिकारी के अंदर के मन में प्रवेश करके उसके अवचेतन मन में जो जो चीज़ें हैं उन सबको बाहर लाने का प्रयास किया है। 4 चीज़ें हैं अवचेतन में शेखर के: भय, काम, कुंठा एवं अहंता। ये अहंता, अहंकार, काम, कुंठा और भय, इन चीज़ों से शेखर के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। और इन चीज़ों से उसके जीवन का कैसे विकास हुआ, कहाँ पर उतार चढ़ाव आए, इसको लेखक ने बखूबी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। शेखर आजीवन विद्रोही रहा, यह उसकी सबसे बड़ी पहचान है। मित्रों, ये उपन्यास लगभग अज्ञे के तीनों उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो स्थितियां हैं उस परिवेश में लिखे गए हैं। भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, अनेक युवक आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे, क्रांतिकारी विद्रोही बनकर। शेखर जो है उन तरुणों का, उन युवकों का प्रतिनिधित्व करता है जो देश की आज़ादी के लिए दीवाने बने थे और क्रांति का एक शस्त्र लेकर आगे बढ़ रहे थे। सर, ये जो है कि हमने पटेल साहब के मुँह से सुना भी था कि अज्ञे जो हैं युद्ध देखने के लिए स्वयं वो भारत सरकार की परमिशन लेकर के और बॉर्डर पर भी जाते थे। इस तरह की कोई घटना अज्ञे जो थे उनका जन्म जो है एक पुरातत्व शिविर में हुआ था। जी। लेकिन वो साइंस के विद्यार्थी थे। बिल्कुल। और आर्मी की ट्रेनिंग भी उन्होंने ली थी। जी। और युद्ध की बॉर्डर पर भी वे जाते थे। जी। तो अज्ञे साहित्य से पहले विज्ञान और टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो शेखर एक जीवन में कई जगह पर ये संदर्भ भी आते हैं। नदी के द्वीप में भी बर्मा फ्रंट की बात आती है और सारे युद्धों के संकेत जो संकेत के रूप में आते हैं, वर्णन नहीं है। अज्ञे की खासियत यह है कि वो वर्णन नहीं करते, स्थितियों का संकेत करते हैं। तो शेखर एक जीवनी में भी ये शेखर की जो कुंठाएं हैं या शेखर के मन में जो विकार हैं, मनोविकार हैं, उनका स्थूल चित्रण नहीं है, लेकिन संकेतों के माध्यम से लेखक उसका चित्रण करता है। शेखर एक जीवनी की खासियत यह है कि अज्ञे जी पर जो आरोप लगाया जाता है कि वो सामाजिकता के विरोधी हैं, व्यक्तिवादी हैं, परंपरा भंजक हैं, लेकिन अज्ञे जी ने ये सिद्ध किया है कि कविता में भी उन्होंने समाज और देश, इन सारी चीज़ों को रखा है। उनकी हिरोशिमा जो कविता है वो इसका प्रमाण है कि एटम बम ने दुनिया का कैसे विनाश किया। तो ये जो सूरज है वो उस दिन कैसे निकला और उसने कैसा विनाश किया, उसकी बात भी अज्ञे जी ने की है। तो ये संवेदना अज्ञे जी के भीतर भी है। और इसलिए आप देखेंगे कि अज्ञे जी का जो शेखर है वो समाज सेवा को भी महत्व देता है। समाज सेवा से वो आक्रांत शेखर जो है वो समाज में बदलाव, क्रांति और परिवर्तन करना चाहता है। शेखर स्वयं लिखकर अपनी बात को व्यक्त करना चाहता है। शेखर एक उपन्यास भी लिखता है
तो लेखन के द्वारा, मात्र दूसरे माध्यमों से नहीं, सच्चा विद्रोह जो है वो सृजनात्मकता या रचनात्मकता के द्वारा व्यक्त हो सकता है। इस दृष्टि से शेखर जो है वो लिखने का मार्ग पसंद करता है। उसका विद्रोह रचना के स्तर पर भी प्रकट होता है। तो शेखर क्रांतिकारी है, विद्रोही है, परंपरा भंजक है, लेकिन साथ साथ में वो समाज को भी साथ लेकर चलता है। तो इस प्रकार शेखर एक बहुआयामी व्यक्तित्व का कथानायक बनकर हमारे सामने आता है। घर में भी विद्रोह करता है, परिवार में, यहाँ तक कि अपनी माँ से वो बेहद घृणा करता था। माँ के सामने देखता भी नहीं है शेखर। तो विद्रोह की शुरुआत हुई घर से, परिवार से, और उसके बाद समाज, राजनीति, राष्ट्र, इन सभी फलकों पर वह एक क्रांतिकारी बनकर हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार फांसी के पूर्व की एक रात में शेखर जो विज़न देखता है अपनी ज़िंदगी का, उसका एक दस्तावेज, कलात्मक दस्तावेज है शेखर एक जीवनी। जी, तो शेखर एक जीवनी में शेखर का जो चरित्र आपने बताया कि कैसे उस पर घर से विद्रोह करता है और उस पर अलग शशि का विशेष रूप से, वो आपने लेखक की बात की कि उपन्यास लिखता है, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि वो लिखना छोड़ देता है और बार बार वो शशि जो है उसको प्रेरित करती है कि तुम लिखो, और तब वो लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो शेखर का चरित्र है, और इसके बाद जब दूसरे उपन्यास की आप बात करेंगे नदी के द्वीप की, उसके जो पात्र आते हैं, चरित्र आते हैं, तो शेखर का जो चरित्र है वो एक विकसनशील चरित्र है। धीरे धीरे जो है उसके चरित्र का विकास होता है। और जबकि दूसरे नदी के द्वीप के उपन्यास की चर्चा आप करेंगे ही उस बात की, लेकिन उसके जब चरित्रों की बात हम देखते हैं तो उसके सारे चरित्र जो हैं, 4 चरित्र हैं, वो परिपक्व हैं। उनके चरित्र का विकास हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनके मन में जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का विकास में दिखाई देता है। सही बात। तो इस संदर्भ में भी आप थोड़ा सा उसमें बात करेंगे ही आप। तो ये शेखर, अब समय की मर्यादा और 3 उपन्यासों पर बात करना और अज्ञेय के उपन्यासों पर बात करना, लेकिन सर आपने जो है कि कैसे इन सारी चीज़ों को एक शेखर के माध्यम से और इतने सरल तरीके से हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाया। अब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि उनके दूसरे उपन्यासों पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपने सही कहा कि शेखर की प्रेरणा और उनको मार्ग दिखलाने वाली कोई पात्र है तो वो शशि का पात्र है, और शेखर वो शशि को कभी भूल नहीं पाता है। उनका दूसरा उपन्यास एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई रीति रचना के साथ हमारे सामने आता है, नदी के द्वीप। 11 प्रकरणों में विभाजित यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें अज्ञेय सचमुच आधुनिकता का भावबोध और शिल्प की एक नई पहचान लेकर हमारे सामने आते हैं। एक प्रकार से कहें तो ये चरित्र प्रधान उपन्यास है, और एक नहीं 4 चरित्र, इस उपन्यास की बुनावट जो है वो 4 चरित्रों के संबंधों के ताने बाने से बुनी गई है। ये 4 चरित्र हैं, भुवन, रेखा, गौरा और चंद्र माधव। इनमें से पहले 3 चरित्र, भुवन, रेखा और गौरा, ये आधुनिक भावबोध के प्रति आस्था रखने वाले चरित्र हैं, जबकि चंद्र माधव एक अलग प्रकार का चरित्र है जो यंत्र विज्ञान से उत्पन्न निराशा, असफलता आदि से प्रभावित है। इन सभी चरित्रों के बीच, इनके संबंधों के बीच एक उतार चढ़ाव बराबर आता है, एक तनाव बराबर बना रहता है, और उसमें से ही इस उपन्यास की सर्जना जो है वो होती हुई दिखाई देती है। जैसा कि मैंने कहा, विश्व युद्ध और उसके बाद की स्थितियाँ, उसके बाद जो दर्शन हमारे सामने आए, जो फिलॉसफियाँ हमारे सामने आई, इसको कहीं व्यक्तिवाद, कहीं क्षणवाद, कहीं अस्तित्ववाद, ये सारे दर्शन इसमें सीधे नहीं आते हैं, लेकिन पात्रों को छूते हुए दिखाई देते हैं। अज्ञेय किसी विचार या दर्शन को आरोपित नहीं करते, लेकिन उसको पात्रों के अंतर्मन के भावों के माध्यम से किसी न किसी रूप में प्रकट करते हैं। इस उपन्यास का मुख्य पात्र है भुवन।
जो एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, और चंद्रमाधव एक पत्रकार है। अंतर क्या है दोनों में? भुवन वैज्ञानिक होकर भी बहुत संवेदनशील है और सौंदर्य का पारखी है, सौंदर्य को अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश करने वाला व्यक्ति है। जबकि चंद्रमाधव व्यवसाय से पत्रकार है, विचारों से कम्युनिस्ट है, लेकिन संकीर्णतावादी है, ईर्ष्यालु है, द्वेष, ये सारी चीज़ें, ये सारी कमजोरियां उसमें हैं। चंद्रमाधव विवाहित है, लेकिन पत्नी से अलग रहता है। पत्नी के साथ उसकी अनबन हमेशा होती रहती थी। उपन्यास की कथा का आरंभ बड़ी मार्मिकता से अज्ञे जी करते हैं। उपन्यास का आरंभ होता है प्रतापगढ़ स्टेशन। एक बहुत कम परिचिता महिला, स्वल्प परिचिता, थोड़ा सा परिचय है, उसके स्पर्श से कैसा रोमांचित है भुवन। भुवन और रेखा दोनों एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अलग अलग डिब्बों में। भुवन को इलाहाबाद जाना है और रेखा को प्रतापगढ़ स्टेशन पर बीच में उतरना है। रेखा उतरती है तो भुवन भी उसे विदा करने के लिए नीचे उतरता है और वो रेखा को देख रहा है। रेखा बड़ी बुद्धिशाली, बुद्धिमान युवती है, बुद्धिमान भी है और साथ साथ में संवेदनशील भी है और अत्यंत सुंदर है। ये तीनों चीज़ें उसके भीतर गुथी हुई हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़ा है भुवन, उसे पता ही नहीं चलता गाड़ी चल पड़ी। एकाएक जब गाड़ी चलती है तो रेखा अपने कोहनी से उसे ठेल कर कहती है, चलो आपकी गाड़ी तो जा रही है। गाड़ी भी चली गई, रेखा भी चली गई। भुवन अपने डिब्बे में लौटकर बैठता है तो उसकी कोहनी में जो चुनचुनाहट है वो उसे परेशान कर रही है, उद्वेलित कर रही है। और उस चुनचुनाहट के साथ साथ उसको बीते कुछ दिनों की याद जो है वो उसके सामने ताज़ा होती है। वो रेखा के बारे में सोच रहा है। कहाँ मिले दोनों? चंद्रमाधव के घर पर, लखनऊ में चंद्रमाधव रहता है। वहाँ रेखा भी आई हुई थी और भुवन भी आया हुआ था। चंद्रमाधव और भुवन दोनों मित्र हैं और उसके बाद